हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनटोटो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जे 2025 3 अप्रैल शिफ्ट 1 की 5 एमसीक्यू प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। सभी प्रॉब्लम्स का डिटेल में 1 बाय 1 सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट A1 A2 A3 बी अ जीपी ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, जीपी भी और टर्म्स कैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। A3.A5 इक्वल टू 729 एंड A2 प्लस A4 इक्वल टू 111 divided by 4, then 24 times bracket A1 plus A2 plus A3 is equal to। ठीक है, एक जीपी है, कैसी है, इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं इसमें। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो यहाँ पर जो कंडीशंस अपने को गिवन है वो क्या है कि A3 और A5 का प्रोडक्ट यहाँ पर गिवन है, A3 और A5 का प्रोडक्ट दैट इज 729। A3 को अपन क्या लिख सकते हैं, अगर मैं मान लूं कि ये जो A1 A2 A3 ये जो आपके पास में जीपी है, इसका कॉमन रेशियो R है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग A3 का फॉर्मूला क्या बन जाता है, AR स्क्वायर इंटू A5 को क्या लिख सकते हैं, AR की पावर 4 इक्वल टू 729। इसको सिंप्लीफाई करें, कितना हो जाएगा, ये A स्क्वायर इंटू आर की पावर 6 इक्वल टू 729। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो AR क्यूब की पावर यहाँ पर लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा यहाँ पर इसको। ठीक है, 729 को भी यहाँ पर अगर मैं फैक्टर स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 27 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से AR क्यूब कितना आ जाएगा आपका, AR क्यूब आ जाएगा यहाँ से 27। एक इक्वेशन अपने पास में यहाँ से बन चुकी है। ठीक है, ये AR क्यूब है क्या बेसिकली, अगर आप यहाँ से देखें तो ये A4 होता है। ये क्या है, A4 का फॉर्मूला यही तो होता है, AR क्यूब। और यहाँ पर अगर आप आए, जो दूसरी कंडीशन गिवन है A2 प्लस A4 दैट इज 111 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पर A4 का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर लेंगे। तो A2 ये हो जाएगा 111 डिवाइडेड बाई 4 माइनस इसकी वैल्यू है 27, सो दैट इज 4 यहाँ से एलसीएम लिया, 111 माइनस ये कितना आएगा 108 आ जाएगा, सो दैट इज 3/4। तो ये A2 आ गया, A2 पता चल गया और A4 पता है। ठीक है, इसकी हेल्प से अपन A और R फाइंड आउट करते हैं। A2 को क्या लिख सकते हैं, A2 को लिख सकते हैं A इंटू आर इक्वल टू 3/4, इसको मान लो 2। अब इसको, ये जो A4 है A2 इसको कर दो डिवाइड, तो A से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ R बचेगा आपका। तो यहाँ से R पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो AR क्यूब और यहाँ से AR क्यूब की वैल्यू 27 और यहाँ से इसकी वैल्यू है 3/4। ये 4 तो ऊपर चला जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से हुआ क्या, ये A से A कैंसिल आउट और यहाँ से ये भी कैंसिल आउट, ये बचेगा R स्क्वायर। ठीक है, सो दैट इज R स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 108 एंड डिवाइडेड बाई 3। इसको डिवाइड कर लो, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 3 3 ज़ा 9 एंड 3 6 ज़ा 8। तो R की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, प्लस माइनस के 6 आएगी, बट है क्या ना यहाँ पर कि वो कह रहा है इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर्स है, तो नेगेटिव लोगे तो दिक्कत आ जाएगी फिर, है ना, फिर वो डिक्रीज करा देगा आपका। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप सिर्फ और सिर्फ R की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव 6 एक्सेप्ट करोगे। राइट, तो R तो पता चल गया कितना है, 6 है। R पता चल गया 6 है, तो यहाँ से आपको A भी पता चल जाएगा, इस पर वैल्यू पुट कर दो, A इंटू आर यानी कि 6 इक्वल टू 3/4। तो 3 2 6, A की वैल्यू आ गई 1/8। सिंपल, A पता चल गया, R पता चल गया। अब इस पूरी जीपी का कोई भी टर्म आप निकाल सकते हैं इजिली। सिंपल, आप आ जाओ यहाँ पर जो वैल्यू आपको चाहिए 24। A1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो 1/8 है, एज इट इज रख देंगे। फिर कह रहा है A2 तो आप कर दोगे AR, इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कराते जाओ तो हो जाएगा 6/8, प्लस आपको चाहिए A3, मतलब A2 में मल्टीप्लाई करा दो, आज ये हो गया 36/8। चलेगा इतना यहाँ से। ठीक है, 8 का यहाँ पर कर लो आप LC, तो हो जाएगा 1 + 6 + 36 एंड मल्टीप्लाइड बाई 24 दैट इज 3। और यहाँ से कितना आ जाएगा 3, और ये आपका आ गया 42 and 43, so that is 3 3 9, 3 4 12, so 129 is the required answer. Option number 3 is your correct answer. Right? Next problem देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, let the domain of the function fx equal to this b open interval a, b। यहाँ पर कुछ log दे रखे हैं और उसका डोमेन कितना है, ओपन इंटरवल a, b है। कह रहा है if इंटीग्रल 0 to b - a ग्रेटेस्ट इंटीजर x² dx की वैल्यू यहाँ पर दे रखी p - √q - √r एंड पी क्यू आर कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। और जो जीसीडी है इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना है, 1 है। वेयर दिस डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर देन p + q + r इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पर आपको p + q + r की वैल्यू फाइंड आउट करनी, वो तब पता चलेगा जब आपको p q r पता चलेगा।
पी क्यू आर कैसे पता चलेगा? जब आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करोगे, यहां से जब इस इंटीग्रल को सॉल्व करोगे तो यहां से आपको यहां से कंपेयर कराओगे तो पी क्यू आर मिल जाएगा। अब वो इंटीग्रल कब सॉल्व होगा? वो तब सॉल्व होगा जब यहां पर आपको लिमिट पता चल जाएगी ए और बी। वो कहां से पता चलेगा? वो पता चलेगा इसके डोमेन से। आप इसका डोमेन निकालोगे, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी गिवन है, वहां से आपको ए और बी पता चल जाएगा। तो इतना पता चल गया कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एफ एक्स, इसके डोमेन फाइंड आउट करने से क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है log base 2, log base 4 and log base 6 and 3 plus 4x minus x स्क्वायर। इसका डोमेन अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब लॉग की खासियत क्या होती है कि लॉग के अंदर जो भी फंक्शन बैठा हुआ है, ठीक है, वो क्या होता है, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन जीरो होता है। क्या होता है? सिर्फ ग्रेटर देन जीरो होता है। तो करेंगे क्या, इस पूरी वैल्यू को ग्रेटर देन जीरो पुट करेंगे, ठीक है। सो log 4 log 6 and 3 plus 4x minus x स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होने वाला है? ग्रेटर देन जीरो होने वाला है। अब log का बेसिक्स और कॉन्सेप्ट यहां पर मान लो कि log a b और ये c। तो आपको सिर्फ अगर a चाहिए तो आप क्या लिखते हो? a, और ये जो b है यहां पर चला जाएगा, b की पावर c हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो भी होता है वो इसके बेस की पावर में सेट हो जाता है, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाती है? b टू दी पावर c आ जाती है। ऐसे ही अगर मुझे ये log यहाँ से हटाना है तो मैं सिर्फ इतना बचाऊंगा, log बेस 6 एंड 3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। इधर जो भी होता है, ठीक है, वो उधर चला जाएगा और ये वाली इस पर पावर लग जाती है, तो 4 की पावर 0 दैट इज 1। तो यहाँ से हुआ क्या, अगेन अब इस log को भी हटाना है तो 3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन, यहां से भी जब ये log हटेगा तो ये जो बेस है ये जाएगा और इधर जो वैल्यू होगी वो उसके पावर में लग जाएगी, मींस 6 की पावर 1 लग गया, राइट। तो यहां से आएगा क्या, 3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 6 आ गया। क्लियर है इतना? यहां से आप क्या करो, माइनस मल्टीप्लाई करा दो तो ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 4x माइनस का 3 इज लेस देन, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये माइनस का 6 हो जाएगा। इस माइनस के 6 को आप इधर ले आओ, जब आप इधर लाओगे तो इधर तो 0 बचेगा, ठीक है, और ये इधर आएगा तो प्लस का 6 और ये माइनस का 3 तो प्लस का 3 बच जाएगा। इसको आप कर लो फैक्टराइज, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x का 3 इज लेस देन 0। सो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, x कॉमन करोगे तो x माइनस 3 और यहाँ से बचेगा आपका -1, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 और x माइनस 3 इज 0, ठीक। यहाँ पर एक्चुअली लेस देन 0, नॉट इक्वल टू 0, लेस देन 0, लेस देन 0। इतनी बात क्लियर है? यहाँ से वह भी करो लगा लो, तो 1 और ये 3, ठीक है। अपने को चाहिए माइनस वाला सेगमेंट, तो माइनस वाला सेगमेंट 1 और 3 के बीच में मिलेगा। तो यहाँ से x बिलोंग कर गया कहाँ से कहाँ के बीच में, 1,3 ओपन इंटरवल, ये आ गया डोमेन। इस गिवन फंक्शन का डोमेन अपन ने निकाल लिया, दैट इज ओपन इंटरवल 1,3। अब ये 1,3 यहाँ पर a, b के फॉर्म में गिवन है, सो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1 और b की वैल्यू 3। बात क्लियर रहती है? अब आते हैं इस इंटीग्रल पर, ठीक है। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, मैं इस चीज को हटा देता हूँ यहाँ से, इसका काम अपन खत्म कर चुके, ठीक है। तो यहाँ से a और b की वैल्यू बस अपन याद रखते हैं। तो इंटीग्रल क्या बन जाएगा, यहाँ से 0 से b माइनस है, तो b माइनस है, 3 माइनस 1 करोगे 2 आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर dx। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर को किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं, इसको ये चेक करते हैं कि इस लिमिट के बीच में कहां कहां पर ये इंटीग्रल वैल्यू दे सकता है, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखो तो 0 से 1 तक तो ये क्या देगा, 0 से 1 के बीच में जो भी वैल्यू आएगी, 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आप उठा लो, जैसे 1/2 उठाए मैंने, तो ये स्क्वायर करने पर 1/4 दे देगा, वैल्यू 0.25 समथिंग आएगी, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा। तो 0 से 1 के बीच में ये सिर्फ एक ही इंटीजर वैल्यू देगा, दैट इज ओनली 0। तो इसको ब्रेक करते हैं आप, जिन जिन पॉइंट्स पर ये इंटीजर वैल्यू दे सकता है, राइट। तो यहाँ से इसको ब्रेक किया, तो ब्रेक करेंगे तो कैसे आएगा, इंटीग्रल 0 से 1 और ये इसके बीच में वैल्यू देगा 0 dx प्लस इंटीग्रल 1 से, अब इसके आगे 1 के बाद ये क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू मिलेगी, 1 से 2 मिलता है, बट क्या 1 से 2 के बीच में कोई ऐसी वैल्यू जो इसको इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करे, तो √2 होता है ना, √2 अगर इसमें आप रखोगे तो क्या आ जाएगा आपका, प्लस का 2 आएगा और वो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू वो एज इट इज 2 प्रोड्यूस कर देगा। यानी ये 1 से √2 के बीच में भी ब्रेक होगा, 1 से √2 के बीच में ब्रेक होगा। अब इसके बीच में आप कोई सी भी वैल्यू उठा लो, जैसे मान लो मैं 1.2 लेता हूँ, 1.2 का आप स्क्वायर कर लो, ये कितना आएगा 1.44 आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 1 आएगा। तो 1 से √2 के बीच में कोई सी भी वैल्यू आप लोगे तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वजह से कितनी वैल्यू आएगी उसकी, 1 आएगी। क्लियर है? ऐसे ही ब्रेक करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर को अपन, राइट। फिर ऐसे √2 से आगे चलते हैं तो फिर √3 मिल जाएगा,
है ना, √3 मिल जाएगा, जो क्या कर रहा है, इंटीजर वैल्यू दे रहा है। √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, और 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, तो यानी कि ये √2 और √3 के बीच में भी ब्रेक होगा। अब इसके बीच में कौन सी वैल्यू इसको मिलने वाली है भाई, √2 रखोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। इसके बीच की कोई सी भी वैल्यू आप ले लो, 1.4 और वो 1.7, तो मान लो 1.5 ले ली मैंने, कितना आएगा, स्क्वायर करो यहाँ से 2.25 आएगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 2, तो यहाँ से क्या मिलने वाली, इसके बीच की कोई सी भी वैल्यू आप लोगे तो 2 मिलने वाला है आपको, एज इट इज, है ना, dx प्लस √3 से अभी आपको कहाँ तक चलना है, √3 की वैल्यू क्या थी, 1.73 समथिंग हो, और यहाँ से आपको 2 तक चलना है, तो ये फाइनल ब्रेक हो जाएगा आपका √3 से 2 के बीच में। तो इसके बीच में वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, ऑब्वियस सी बात है, √3 का स्क्वायर 3 आएगा और इसका 4, तो 3 और 4 के बीच में वैल्यू जो आएगी वो आपको 3 मिलने वाली है। इतनी बात यहाँ से आपको क्लियर है, राइट। ये तो 0, ये सेगमेंट 0, यहाँ से क्या बचेगा, x लिमिट 1 से √2 प्लस यहाँ से 2x लिमिट √2 से √3 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3x और लिमिट √3 से 2, चलेगा इतना यहाँ से, ये आया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो √2 माइनस 1, फिर यहाँ से 2 कॉमन कर लो, √3 माइनस √2, फिर यहाँ से 3 कॉमन कर लो, ये 2 माइनस √3, क्लियर है इतना, से √2 माइनस 1, ये 2√3, ठीक है, माइनस का 2√2 एंड प्लस का 6 एंड माइनस का 3√3, क्लियर है इतना। यहाँ से जो इंटीजर वाला टर्म है पहले उसको देख लो, यहाँ से कितना, 6 माइनस 1 दैट इज प्लस का 5, √2 वाले टर्म है क्या, ये रहा, तो ये आ जाएगा माइनस का √3 वाले टर्म है क्या, ये, और ये माइनस का √3, तो ये माइनस का √3 आ गया, ठीक, ये आ गया अपना इंटीग्रल की वैल्यू, ठीक है। ये कुछ वैसी ही आई है जैसे यहाँ पर लिखी हुई, उसी फॉर्मेट की आई। तो P की वैल्यू कितनी दिख रही है, 5, Q की वैल्यू कितनी है, 2 है, और R की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 3 है, ठीक है। तो ये P Q R, और इनका जीसीडी भी आप देखोगे तो 1 ही आएगा, राइट। तो फिर क्या पूछा था उसने, P प्लस Q प्लस R बता दो, ऐड कर दो, 5 2 7 3 10, 10 है क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल विच टचेस द पैराबोलाज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। दो पैराबोला की इक्वेशन यहाँ पर आपको गिवन है, इनको आप प्लॉट करेंगे तो कह रहे हैं इन दोनों को टच करते हुए जो स्मॉलेस्ट सर्कल बनेगा उसकी रेडियस यहाँ पर आपको बतानी, ठीक है। फिगर प्लॉट करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा ये प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से मान लीजिए मैं पैराबोला प्लॉट करता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर दे रखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्सेस तो आपको समझ में आ रही होगी कौन सी है इसमें, y, ठीक है। तो यहाँ पर y एक्सेस है और एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है, अपवर्ड बनेगा। वर्टेक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं x 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, तो ये यहाँ कहीं होगा, दैट इज 0,2, ठीक है भाई। एक्स y एक्सेस है तो वर्टेक्स भी इसका y एक्सेस पे ही लाई करेगा, ये बन गया। सिमिलरली x इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसकी भी एक्सेस यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि x है, ठीक है। जिस पे स्क्वायर नहीं होती वो आपकी एक्सेस बन जाती है, ये बनाया यहाँ से, ठीक है। ये कुछ ऐसा, यहाँ से इसका भी वर्टेक्स आप निकालेंगे तो 2,0 आएगा, यहाँ पर y 0 कर दो तो x की वैल्यू 2 मिल जाएगी आपको, ठीक। अब इन दोनों अगर कर्व की इक्वेशन को अगर आप नोटिस करें, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2, क्या चीज देखने को मिल रही है कि अगर मैं इनके x और y को इंटरचेंज कर दूं तो दोनों सेम इक्वेशन मिल रही है। भाई ये देखो, इसके x और y को इंटरचेंज कर दो तो ये वाली मिल गई, इसके x और y को इंटरचेंज कर दो तो ये वाली मिल जाएगी आपको। तो जब भी ऐसे कर्व आपको मिलते हैं कि वो x और y को इंटरचेंज करने पर आपको दूसरे कर्व की इक्वेशन मिल सकती है, ठीक है, तो वो हमेशा y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में ना मिरर इमेज बनाते हैं एक दूसरे के फिगर की। मतलब y इक्वल टू एक्स की लाइन आपकी यहां से कुछ पास हो रही है, ठीक है, ओरिजिन से, तो आप देखेंगे तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में ना इस फिगर का मिरर इमेज ये और इस फिगर का मिरर इमेज ये बना लेता है, ठीक है। बस इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज करना था। अब ये क्या कर रहा है, इन दोनों को टच करते हुए सर्कल, तो बना लेते हैं एक सर्कल भाई, ये बनाया सर्कल है, ठीक है, ये बनाया, ये टच कर रहा होगा यहाँ पर कहीं, ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इन पर एक टेंजेंट प्लॉट कर दो, ये प्लॉट कर दिया अभी टेंजेंट, ठीक है। अब सर्कल है तो सर्कल का अगर मैं नॉर्मल प्लॉट करूँ टेंजेंट के रिस्पेक्ट में, वो यहाँ से पास होगा, ये यहाँ से ऐसे जाएगा, दोनों सेंटर से ही पास होंगे, इतनी बात तो क्लियर है। मैं नॉर्मल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अपने को मिनिमम रेडियस चाहिए, मिनिमम रेडियस चाहिए सर्कल की, और सर्कल के केस में क्या है कि नॉर्मल जो है वो सेंटर से पास होता है, और वैसे भी जब भी आपको दो कर्व के बीच में मिनिमम डिस्टेंस चाहिए होती है तो वो हमेशा नॉर्मल के अलोंग ही लाई करती है,
तो यहाँ पर अच्छी बात है कि नॉर्मल फिगर है सर्कल, तो नॉर्मल कहाँ से पास होगा, सेंटर से। तो अपन इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, जो किसका काम करेगा, डायमीटर का काम करेगा, क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है। तो उसी का हाफ कर देंगे तो रेडियस मिल जाएगी अपने को, ठीक है। तो इस पॉइंट, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इनको अपन कुछ मान लेते हैं, लेट्स से P एंड दिस इज Q। ये जो टेंजेंट आपने प्लॉट किए ना, ये दोनों इसके पैरेलल होंगे y इक्वल टू एक्स वाली लाइन के, ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन के। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज करना है कि पैरेलल होंगे। इस लाइन सॉरी इस कर्व का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इस कर्व का है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। चलिए यहाँ से इतना है। तो करते क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, ठीक है। अब ये मिरर इमेज है, इतना तो पता चल ही गया, ये क्या है, मिरर इमेज है। तो इसके पता चल जाएंगे तो इसके ऑटोमेटिक पता चल जाएंगे। तो करते क्या है यहाँ से, ये जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ठीक है। इस लाइन का स्लोप पता है आपको क्या होगा, y इक्वल टू एक्स है तो इसका स्लोप तो अपने को पता है कितना होगा, 1 होगा। इसका स्लोप क्या होता है, 1045 है ना, तो 1045 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका भी स्लोप 1 ही होगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 2x, और इसका स्लोप है कितना, 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 रखो इसमें। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 1/4 प्लस 2, सो दैट इज 4 2 8, 9/4, ये y की वैल्यू आ गई। तो इसके कोऑर्डिनेट्स अपने को पता चल गए, कितने आ गए यहाँ से, 1/2 कॉमा 9/4, 9/4। इतनी बात यहाँ से क्लियर है कि इस पॉइंट पर जो टेंजेंट प्लॉट किया उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1/2 9/4, ठीक है। नाउ अब ये जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं यही क्या बन जाएंगे आपके Q के कोऑर्डिनेट्स, बस रिवर्स हो जाएंगे भाई, इंटरचेंज कर रहे हैं ना, इसी के रिस्पेक्ट में तो मिरर इमेज होती है, हो जाएगा 9/4 1/2। सही है इतना, ये चीज यहां से आ जाएगी आपकी। नाउ अब ये दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अपने को पता है, और ये भी पता है कि सेंटर से पास हो रही है लाइन, क्योंकि नॉर्मल है, ठीक है। तो अपन करते क्या, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं जो कि डायमीटर का काम करेगी। तो पी क्यू अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा यहाँ से, दैट इज स्क्वायर रूट 1/2 माइनस 9/4 का स्क्वायर प्लस ऐसे 9/4 माइनस 1/2 का स्क्वायर। सो व्हाट वी गेट, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 9/4 है और ये, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4 एलसीएम ले लोगे, सो 2 माइनस 9, सो दैट इज, वैसा तो यहाँ से देखोगे आप कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 2 7 7/4 आ जाएगा, 7/4 का स्क्वायर। यहाँ से भी सेम आएगा, यहाँ से आप 4 एलसीएम ले लोगे तो 2 2 9 2 7 7/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ट्वाइस हो जाएंगे तो इसका तो बाहर आ जाएगा ये 7/4 एग्जैक्टली, और वो अंदर बच जाएगा √2, चलेगा इतना यहाँ से। अब ये तो आया डायमीटर पी क्यू है, क्योंकि ये क्या है, पी क्यू एक डायमीटर की तरह काम कर रहा है, तो अपने को तो रेडियस चाहिए ना, इस स्मॉल सर्किल की रेडियस पता करनी है। तो अपन करेंगे क्या, इसको डिवाइड कर दो, तो यहाँ से डिवाइड कर दोगे तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 7/8 √2। ऑप्शन में हो कुछ इस तरह से तो देख लो, 7√2/8, 7√2/8, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट। करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट एफ एक्स इक्वल टू, ये एक फंक्शन डिफाइन किया गया है यहाँ पर, बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, देन e टू द पावर a इंटू बी सी, ठीक है। e की पावर में a है, बाकी ये इंटू में बी सी इज इक्वल टू। तो यहाँ पर करना क्या पड़ेगा आपको, इन्हीं ए बी सी की वैल्यू अगर मिल जाती है तो अपन फाइनल आंसर यहाँ से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो फंक्शन गिवन है वो कॉन्टिन्यूस है, और फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है, जब उसकी LHL RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों ही इक्वल हो। बस उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज करेंगे। तो फंक्शन जो गिवन है अपने को दैट इज एफ एक्स, तो RHL LHL और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, तो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू का मतलब क्या है, x इक्वल टू 0 पर अपने को चेक करना है, x इक्वल टू 0 पर, दैट इज f ऑफ 0। ये तीनों इक्वल होने चाहिए, इतनी बात क्लियर यहाँ से। तो मैं अगर LHL निकालूं यहाँ से, LHL का मतलब f ऑफ 0 माइनस, ठीक है, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, ठीक है। अब 0 माइनस के लिए, लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या पिक करोगे आप, 1 प्लस ax टू दी पावर 1/x, और इसमें रखो 0 आप। जैसे आप 0 रखोगे तो क्या देखने को मिलता है, 1 टू दी पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बनता है। क्या बन रहा है, 1 टू दी पावर इन्फिनिटी का। तो इसको सिंपली क्या सॉल्व करते हैं अपन, e टू दी पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू क्या करेंगे यहाँ से 0, और फिर क्या हो जाता है यहाँ पर, अगर आप नोटिस करो, ये fx टू दी पावर gx, ठीक है। तो होता क्या, fx माइनस 1, fx माइनस 1 करते हो आप, fx माइनस 1 एंड इंटू मल्टीप्लाइड बाई gx।
क्लियर रहता है। तो एफ एक्स माइनस वन करोगे तो यहाँ सिर्फ ए एक्स बचेगा आपका, और इंटू जी एक्स, जी एक्स यहाँ पर वन बाई एक्स है, तो इंटू करोगे तो नीचे एक्स आ जाएगा, यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल आउट, और यहाँ पर तो एक्स बचा नहीं, तो यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा ए टू दी पावर ए। क्या आ जाएगा? ए टू दी पावर ए आ जाएगा, ये जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर, ठीक है, ए टू दी पावर ए आ गई, कुछ भी होगी ए टू दी पावर ए अपने को पता है, क्योंकि अभी ए के बारे में नहीं पता, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या देखते हैं इसमें कि आर एच एल देख लेते हैं पहले, x इक्वल टू 0, ठीक है। एफ ऑफ 0 पर वैल्यू कितनी है? दैट इज 1 प्लस बी, वो तो डायरेक्ट गिवन है, तो मतलब ये जो ए टू दी पावर ए है ये एल एच एल है, ये एफ ऑफ 0 है, तो इक्वल ही तो होंगी, कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि, तो 1 प्लस बी बना लेगा। एक इक्वेशन यहाँ से बनती है, इसको होल्ड करते हैं अपन, राइट। फिर आते हैं यहाँ पर आर एच एल पर, आर एच एल सॉल्व करते हैं। आर एच एल में क्या है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, और फंक्शन यहाँ पर पिक करो, दैट इज x प्लस 4 टू दी पावर 1/2 माइनस 2 अपॉन में x प्लस सी, और ये 1/3 माइनस का 2, ठीक है। इसको चेक करते हैं। अब यहाँ पर रखो 0, जैसे 0 रखोगे तो 4 की पावर 1/2 दैट इज 2, 2 माइनस 2 0 आ जाएगा यहाँ से। यहाँ पर रखोगे तो c की पावर 1/3 और ये माइनस का 2, ये बन रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये फॉर्म अगर आप देख पा रहे हो तो क्या बन रहा है यहाँ से कि ये तो न्यूमरेटर में 0 है। अब अगर ये बताओ, अगर डिनोमिनेटर में कोई फाइनाइट वैल्यू हो गई एक्सेप्ट 0, ये नॉन जीरो वैल्यू अगर हो गई, तो इस पूरे लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी, ठीक है। अगर ये डिनोमिनेटर 0 नहीं हुआ तो उस केस में ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। बट ये 0 हो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो e टू दी पावर a है, और ये जो एक्सपोनेंशियल e टू दी पावर a है ये ऑलवेज क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है। और ये भी एक वैल्यू है ना, ये किसकी वैल्यू है? LHL की वैल्यू है, और फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो इन तीनों को क्या होना पड़ेगा? इक्वल होना पड़ेगा। तो अगर वो पॉजिटिव है तो फिर सारी वैल्यू कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी, मतलब ये 0 तो नहीं हो सकता। तो अगर इसको 0 नहीं रखना तो फिर मतलब क्या होना पड़ेगा? इसको 0 होना पड़ेगा, क्योंकि ये 0 तभी आएगा जब यहाँ 0 नहीं बनेगा, ठीक है। बट हम इसको क्या कर रहे हैं? 0 रख रहे हैं ताकि ये 0/0 की फॉर्म भी बन जाएगी यहाँ से। बात इतनी क्लियर है यहाँ से, ठीक है। तो अपन इसको 0 पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ समझिएगा, इसको 0 अगर नहीं रखते हैं तब यहाँ पर 0 आएगा, बट अपने को 0 नहीं चाहिए। अगर 0 नहीं चाहिए तो फिर इसको अपन 0 हर हालत में लेकर के चलेंगे। तो यहाँ से c मिल जाएगा आपको। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 1/3 इक्वल टू 2, तो c की वैल्यू आ गई यहाँ से 8। c कितना आ गया यहाँ से? 8। दोनों तरफ का क्यूब कर दो तो c की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब c आपको 8 मिल चुका है, ठीक है। अभी RHL को भी सॉल्व कर लेते हैं। ये तो उसकी कंडीशन है जिस समय आप इस लिमिट को सॉल्व करने जाएंगे। ये सिर्फ c मिला है आपको, दैट इज 8। अब इसको सॉल्व नहीं किया अपन ने, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जैसे c आपको 8 मिल गया, अब आप c इस पर रखो, तो जैसे ही आप इस पे रखने जाओगे x प्लस 4 टू दी पावर 1/2 n माइनस 2, ठीक है। इसको अपन ने 0 मान लिया है, ये भी 0 है, तो ये 0/0 की फॉर्म बन चुकी है। अब ये अगर 0/0 की फॉर्म बन चुकी है तो यहाँ से होगा क्या कि अपन जो है इस पे एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं क्या, क्योंकि 0/0 की फॉर्म बन चुकी है ऑलरेडी। तो इस पे एल हॉस्पिटल यूज करते हैं। जैसे इस पे एल हॉस्पिटल यूज करोगे तो RHL में निकाल रहा हूँ यहाँ पर, अभी RHL नहीं निकाला ना, अभी सिर्फ हमने c की वैल्यू निकाली है, ठीक है। RHL अभी निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ से क्या करोगे, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये बन जाएगा 1/2, ठीक है। और लिमिट लगी रहेगी, अभी फिलहाल लिमिट लगा के रखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करो तो बन जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट x प्लस 4, और 2 का तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से भी ऐसे 1/3 और 1/3 माइनस 1 करोगे, 1/3 माइनस 1, सो दैट इज माइनस 2/3। ये नीचे ले आओ इसको, तो हो जाएगा x प्लस सी की पावर 2/3, ठीक है। ये सारे आपके चले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और लिमिट भी रख दो, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 1/3 आएगा, क्या आएगा? 1/3 आएगा बाहर, तो आ जाएगा 3x प्लस सी 2/3 और अपॉन में 2 और रूट x प्लस, इसमें x की वैल्यू 0 पुट करो, तो जैसे 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से? ये आ जाएगा 3 और c की पावर 2/3 अपॉन में 2 इंटू यहाँ से रखोगे 0 तो ये 4 आएगा, स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू 2। तो यहाँ से RHL कितना है अपने पास में? RHL आ गया यहाँ से 3/4 एंड c की पावर 2/3। चलेगा कितना यहाँ से? RHL कितना आ गया? 3/4 इंटू c की पावर 2/3। अब c की वैल्यू अपने को मिल चुकी है, कितनी है? 8। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको हटाता हूँ, जो सॉल्व कर चुका हूँ ये चीज़ मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से हटा रहे हैं। e टू दी पावर a तो पता है अपने को,
मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ ऐसा, ठीक है। सी की वैल्यू अपने को पता चल चुकी है, कितनी थी, 8 थी। और ये आर एच एल है, ये भी आपका किसके इक्वल होगा, 1 + बी के इक्वल रख सकते हैं अपने को, है ना। तो आर एच एल कितना आया था वैसे, 3/4 ये रखा हुआ। ये आर एच एल जो है 3/4 एंड सी 2/3, ये भी किसके इक्वल हो सकता है, ये भी आपका 1 + बी के इक्वल कर दो, यहाँ से 1 + बी के इक्वल कर दिया। तो यहाँ से हुआ क्या, सी की वैल्यू 8 रखो तो 3/4, और यहाँ से आपका अगर आप 8 रखोगे 2/3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, 1 + बी, तो आ जाएगा 4, 3/4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 1 + बी, तो बी की वैल्यू आ गई 2। बी कितना आ गया, 2 आ गया। बी अगर 2 पता चल गया आपको, तो e⁴ की वैल्यू भी आपको पता चल जाएगी, दैट इज 3। तो आई थिंक सब कुछ पता चल गया, e⁴ पता चल गया, c पता है और b पता है, तो इसी का मल्टीप्लीकेशन कह रहा है, बता दो कितना होगा। तो 3 × 6 × 8, 48 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है लाइन L1 पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड इज पैरेलल टू z एक्सेस, ठीक है। लाइन L2, एक काम करते हैं, इक्वेशन बनाते चलते हैं, थोड़ा सा लेंदी स्टेटमेंट है तो साथ में काम भी करते चलते हैं। एक लाइन है L1 जो इस पॉइंट से पास हो रही है, तो L1 की इक्वेशन अगर बनानी तो किसी पॉइंट से पास हो और किसी गिवन के पैरेलल हो, तो यहाँ पर जेड एक्सेस के पैरेलल है, ठीक है। तो अगर जिस पॉइंट से पास होती है, जैसे मान लो x किस पॉइंट से पास हो रही है, 1 से, तो -1 अपॉन में इसका डायरेक्शन रेशियोज आता है जिसके पैरेलल होती है, तो जेड एक्सेस के पैरेलल है, तो जेड एक्सेस के पैरेलल जो लाइंस होती हैं उनका डायरेक्शन रेशियोज क्या बनेगा आपका, 0, 0, 1, ठीक है। तो वही यहाँ पर फिक्स कर देंगे अपन, 0 आया इक्वल टू ऐसे y -2 अपॉन में 0 इक्वल टू z -3 अपॉन में 1। भाई यहाँ पर क्या चिपकाते हैं, डायरेक्शन रेशियो, ये पासिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। ऐसे ही L2 जिस पॉइंट से पास हो रही है, लेमडा 5 6, तो x - लेमडा अपॉन में किसके पैरेलल है, पैरेलल टू y एक्सेस, तो y एक्सेस के पैरेलल है, तो उसका क्या बनता है आपका यहाँ पर 0 1 0, ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं y एक्सेस के, ठीक है। तो ये चीज अपन कर सकते हैं, यहाँ पर x - लेमडा, यहाँ पर कितना आएगा, 0 आएगा, इक्वल टू y -5 अपॉन में यहाँ पर कितना आएगा, 1 आ जाएगा, इक्वल टू z -6 अपॉन में 0। ये L2 और L1 की इक्वेशंस आ गई हैं अपने पास, ठीक है। नाउ लेट फॉर लेमडा इक्वल टू लेमडा 1 एंड लेमडा 2, लेमडा की दो वैल्यू है यहाँ पर, लेमडा 1 एंड लेमडा 2, जहाँ पर लेमडा 2 लेस देन है लेमडा 1 से, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स बी 3, इस L1 और L2 के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज 3, देन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन L1 आपको यहाँ पर बतानी है। तो बेसिकली आपको लेमडा 1 और लेमडा 2 फाइंड आउट करना है, वो कहाँ से फाइंड आउट होगा, इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की हेल्प से। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये दोनों ही स्केप लाइन्स हैं, है ना, ये कैसी हैं, स्केप लाइन्स हैं। तो स्केप लाइन्स हैं, तो इसका अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं ना। स्क्यू लाइन्स कैसे पता चलते हैं, यहाँ से ना, डायरेक्शन रेशियोज अगर आप देख लीजिए, अगर कॉमन रेशियो में है तब तो वो पैरेलल होती है, अदरवाइज स्क्यू लाइन्स बन जाती हैं। तो यहाँ से डी का फॉर्मूला अपन क्या लगाते हैं, दैट इज A2 - A1, है ना, डॉट B1 क्रॉस B2, चलेगा, B1 क्रॉस B2। A2 A1 क्या होते हैं, पासिंग पॉइंट होते हैं आपके, और ये मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, और ये कहाँ होते हैं आपके, ये पैरेलल वाली लाइन, ये पैरेलल वाले वेक्टर होते हैं यहाँ पर। तो अगर आप A2 और A1 को पहचाने, तो A2 A1 तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। A2 वेक्टर अगर मैं लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, लेमडा i कैप प्लस 5j कैप, पासिंग पॉइंट होते हैं ना ये, प्लस का 6k कैप, ठीक है। ऐसे ही A1 लिख सकते हैं अपन, दैट इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस का 3k कैप। और B1 B2 क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर होते हैं ये, तो B1 यहाँ से B1 भी अपन लिख सकते हैं, दैट इज 0 0, यहाँ सिर्फ k वेक्टर बचेगा, k कैप, ठीक है। यहाँ से B2 अगर ऐसे लिखोगे तो B2 क्या है, सिर्फ j कैप बचेगा। सारे एलिमेंट मैंने यहाँ पर लिख दिए, आपको सिर्फ वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो A2 - A1, B1 क्रॉस B2 अगर निकाले तो कितना आएगा, B1 क्रॉस B2, सो दैट इज k क्रॉस j, k क्रॉस j कर लो, यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का i कैप आ जाएगा, करेक्ट, माइनस का i कैप। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर A2 - A1 भी रख लो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, A2 - A1 यहीं पर कर लेते हैं, A2 - A1 करोगे तो कितना आएगा, A2 - A1, सो दैट इज, यहीं पर रख लो, दो बार क्यों करना, है ना, लेमडा -1 लेमडा -1, ठीक है, i, और फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 - 2 दैट इज 3j, और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 - 3 तो प्लस का 3k,
चलेगा यहाँ से। और ये डॉट प्रोडक्ट कर रहा है किसके साथ में, B1 क्रॉस B2 के साथ में, दैट इज आई कैप ओनली, और डिवाइडेड बाई इनका मॉड। तो मॉड निकालोगे इसका तो वो तो 1 ही आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो यहाँ से, तो आई सिर्फ आई से ही मल्टीप्लाई कराएगा, बाकी तो सारे जीरो कर देगा डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो यहाँ से लेमडा माइनस 1 आ जाएगा सिर्फ, लेमडा माइनस 1, वो भी मॉड के साथ में। और यहाँ पर डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, तो एक प्लस माइनस के साथ ओपन कर लेंगे, तो एक बार लेमडा माइनस 1 इक्वल टू +3, सो लेमडा की वैल्यू 4 आ गई। एक बार यहाँ से लेमडा माइनस 1 इक्वल टू -3 करोगे तो लेमडा की वैल्यू -2 आ जाएगी। चलेगा इतना यहाँ से, लेमडा की 2 वैल्यू आ गई आपकी, है ना। और वो कह रहा है लेमडा 2 इज लेस देन 1, तो लेमडा 2 आप इसमें किसको मानोगे, -2 को मानोगे, है ना। तो लेमडा 2 कितना हो गया यहाँ पर, -2, और लेमडा 1 4 हो गया, क्योंकि लेमडा 1 यहाँ पर बड़ा कह रहा है। ठीक है, तो आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल गए, है ना। अब मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ, अपन सिर्फ लाइन L1 से मतलब रखते हैं। ठीक है, अपने को सिर्फ L1 से मतलब है, क्योंकि वहां पर आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो मैं ये चीज हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये अपने को पता चल चुकी है चीजें। अब ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपने निकाले, लेट्स से दिस इज पी कहीं यूज तो नहीं किया उसने, नहीं, तो पी के कोऑर्डिनेट्स अपन लेमडा 1, लेमडा 2 7, ये अपन क्या आ जाएंगे यहाँ से, दैट इज लेमडा 1 4 एंड -2 एंड 7, ये अपन पी के कोऑर्डिनेट्स अपने यहाँ से निकाल ली, राइट। अब ये कह रहा है इस पॉइंट पी की डिस्टेंस का स्क्वायर बताना है ना, L1 से। तो L1 तो लाइन ये, तो बड़ा सिंपल ही मान लो L1 है, यहाँ कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स ये दे रखे हैं यहाँ पर, इसकी डिस्टेंस बतानी है आपको यहाँ पर। तो ये जनरल पॉइंट अपन इस लाइन पर मान सकते हैं ना, कोई भी पैरामीटर यहाँ पर ले लो, लेमडा यूज कर चुके हैं तो म्यू मान लो, यहाँ पर म्यू ले लियो। ठीक है, तो x के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ से 1 हो जाएगा, कॉमा, फिर y के कोऑर्डिनेट 2 हो जाएंगे, और z के कोऑर्डिनेट μ+3 हो जाएगा, μ+3। ये तो करते हैं, जनरल पॉइंट निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब है क्या, ये जो अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, ये तो परपेंडिकुलर होगा इस पर, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं। और इसके डायरेक्शन रेशियोज पता है इस लाइन के, ठीक है, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है। तो इसका डायरेक्शन रेशियोज अगर निकालें, लेट से दिस इज P, और इसको कुछ Q मान लो ना, Q मान लो, तो PQ, तो PQ का डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ। यहाँ से फिर आसान हो गया क्वेश्चन, आप इस तरह 3D में लगाते रहते हैं। तो दिस माइनस दिस, तो 1 - 4 करोगे कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक है, यहाँ से 2 - 2 करोगे +4 आ जाएगा, है ना। μ+3 -7, तो μ -4 आ जाएगा, μ -4 आ जाएगा। ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए, और इसके डायरेक्शन रेशियोज अपने को पता है L1 के, दैट इज दिस। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है, तो -3 × 0 0 कर दोगे, 4 × 0 0 कर दोगे, μ -4 और 1, तो ये μ -4 ही आ जाएगा, है ना, μ -4 आ जाएगा। और इक्वल में कितना आता है, 0, तो μ की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। म्यू पता चल गया 4, यहाँ पर रख दो, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी पता चल गया, 1 to 7 एंड 4 - 2 7, बस निकाल लो यहाँ से। पी क्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9, -2 4, तो 4 का स्क्वायर 16, एंड 7 - 7 0 आ जाएगा। ठीक है, 16 - 9 सॉरी 16 + 9 25, तो स्क्वायर करना है इसका, तो आंसर 25 ही आ जाएगा इसका, है ना, 25 ही आ जाएगा। तो है क्या ऑप्शन में 25, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। ठीक है, तो ये आपका थर्ड प्रॉब्लम है, राइट। तो आई होप कि ये पांचों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।